A very good morning to everyone. We in this today class we will be going through the topic, which is our next chapter, chapter number 11, which is societal impacts. What does this societal impact means? Let us understand it first. तो यहाँ पर क्या है, इन अवर डेली लाइफ वी कैन से वी आर यूजिंग इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट मोस्ट, है ना। बहुत सी चीज़ें आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग दिस इज़ राइट नाउ इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स एज वेल, है ना। तो हम ऑनलाइन पेमेंट्स भी इसी से करते हैं, अर्निंग भी कहीं ना कहीं लोग इन्हीं से करते हैं। तो जो ये टेक्नोलॉजी है उसने बहुत सारे एडवांसमेंट्स और बहुत सारे चेंजेस लोगों की डे टू डे लाइफ में किए हैं। ठीक। तो लोग क्या फोटोग्राफ्स खिंचवा कर, आर्टिकल्स लिख कर, यूट्यूब पर वीडियोस के थ्रू, मतलब देर आर मैनी वेज यूजिंग विच पीपल आर राइट नाउ अर्निंग यूजिंग द इंटरनेट। एंड बहुत सी वेज ऐसी हैं जो आगे और डिराइव होंगी। तो इस शिफ्ट से ये जो बहुत बड़ा, ये जो लोगों की लाइफस्टाइल में जो ये डे टू डे लाइफ में ये जो चेंज आया है, इसने हाँ ज़रूर से कुछ बेनिफिट्स तो ज़रूर दिए हैं, बट स्टिल देयर हैव बीन सम इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स दैट हैव ऑल्सो कम अंडर एग्जिस्टेंस। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने सोसाइटी को, हमारे एथिक्स को, हमारे लॉज को कुछ ना कहीं प्रॉब्लम्स जनरेट करी हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में हमसे बात करेगा कि क्या क्या चीज़ें इंटरनेट से हमको इफ़ेक्ट कर रही हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती हैं वो देखेंगे। प्लेगियरिज्म एक टर्म होती है, प्लेगियरिज्म होता क्या है उसको समझेंगे। साइबर क्राइम मोस्ट कॉमन चीज़ है, बहुत मोस्ट कॉमन वर्ड है, एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसके बारे में हमने सुना होगा, उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और इस साइबर क्राइम के अंदर कौन कौन से लॉज बने हुए हैं, किस चीज़ को साइबर क्राइम कहा जाता है, क्या क्या इसके लॉज होते हैं, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। और ई वेस्ट मैनेजमेंट, आज के समय में अब जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, जितना ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ हो रहा है, तो समय के साथ उनमें चेंजेस भी आ रहे हैं। अब समय के साथ चेंजेस आने से क्या होता है, जो पुराने समय में चीज़ इन्वेंट की गई थी दैट बिकम्स क्वाइट ओल्ड। तो वो आउटडेटेड होने के कारण वो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली लोग उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, एक वेस्ट हो जाता है, वो भी मतलब गार्बेज बन जाता है। तो उसको हम ई वेस्ट बोलते हैं। इस ई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर है डिजिटल फुटप्रिंट, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स, एथिकल इश्यूज, ओपन सोर्स फिलोसफी, कॉपीराइट एंड अदर लाइसेंसेस, साइबर क्राइम, साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हेल्थ कंसर्न्स विद टेक्नोलॉजी यूजेज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको यहाँ पर इस चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो बताई है वो है डिजिटल फुटप्रिंट। फुटप्रिंट्स तो हम समझते हैं पैरों के निशान, है ना। बट कैसे फुटप्रिंट्स तो डिजिटल, ये क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द रिकॉर्ड्स एंड ट्रेसेस ऑफ इंडिविजुअल्स एक्टिविटी एज दे यूज द इंटरनेट। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर परमानेंटली स्टोर्ड, ये जो लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर परमानेंटली स्टोर्ड इंटरनेट पर, है ना। ओवर द इंटरनेट व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ वी डू, है ना, तो उनका कहीं ना कहीं कुछ ट्रेसेस और रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। और वो जो ट्रेसेस और रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं उनको बोला जाता है डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक। ये कभी डिलीट नहीं होते, ये परमानेंटली आपके ये फुटप्रिंट्स इंटरनेट पर एक बार आ गए तो वो हमेशा के लिए वहाँ पर स्टोर हो जाता है। अगर आपने रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत केस में भी देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट के थ्रू ही बाहर आई हैं। उनके ऑनलाइन चैट्स जो कि वो डिलीट कर चुके थे, या वट एवर इट मे बी इमेजेस, और वट एवर द वी कैन से एविडेंसेस वेर देयर, वो कहाँ से कलेक्ट हुए, तो वो डिजिटल फुटप्रिंट्स के थ्रू ही कह सकते हैं हम कि कलेक्ट हुए थे। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमको पता होना चाहिए। हम इंटरनेट पर जो भी एक्टिविटी करते हैं
वो सारी की सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है या ट्रेस की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमको बिल्कुल पता होना चाहिए, उसको बोला जाता है डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, तो अब कैसे, तो क्या क्या चीज़ें होती होंगी इसके अंदर, तो देखो यहाँ पर लिखा है योर इंटरेक्शंस ऑन सोशल मीडिया, योर फ्रेंड सर्कल ऑन सोशल मीडिया साइट्स, साइट्स यू विजिट, ऑनलाइन परचेज दैट यू डू, locations that you visit through Facebook check-ins etc. are all up your digital footprints, all make up your digital footprint। तो आपने देखा यहाँ पर हमारी सारी की सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक डिजिटल फुटप्रिंट स्टोर होता ही होता है ना। तो कहीं से भी हमारी कोई रिकॉर्ड, कोई इंफॉर्मेशन अगर ट्रेस करनी है, सो दैट कैन बी इजीली डन ओवर द इंटरनेट, बिकॉज हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी वो रिकॉर्ड होती हैं और उनको इजीली ट्रेस भी किया जा सकता है। इसको आप कितना भी डिलीट कर लो, वो डिलीट नहीं हो सकती। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट्स को डिजिटल टैटूज भी कहा जाता है। तो ये टर्म याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल टैटूज, तो यू शुड नो व्हाट डिजिटल टैटूज मीन्स, है ना। तो डिजिटल टैटूज को डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं, और डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में आपको जो चीज़ें पता है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दी हुई ये चीज़ें। मैनेजिंग डिजिटल फुटप्रिंट इन दिस एज, योर डिजिटल रेपुटेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय योर डिजिटल फुटप्रिंट, है ना। अभी क्या होता है, आप हमारे 10th 12th मार्कशीट ये तो चलो इम्पोर्टेंट है ही है, आज के समय में और आगे की जनरेशन में क्या होने वाला है, तो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट का भी एक रिकॉर्ड हो सकता है आगे के टाइम में ट्रेस किया जाए, चेक किया जाए, ताकि हमारा बैकग्राउंड पता करा जा सके कि हम लोग किन वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मीनिंगफुली यूज़ करते हैं या नहीं। तो वो सारी चीज़ों का भी ट्रेस हो सकता है आगे चलकर, कहीं जॉब में या कहीं पर भी एनीवेयर इन रियल लाइफ हमसे मांगा जा सके। तो हमको क्या करना है कि हमारा डिजिटल रेपुटेशन जो है, उस डिजिटल रेपुटेशन को भी अच्छा रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। टू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट यू कैन फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बिलो। अब डिजिटल फुटप्रिंट को मैनेज करने के लिए हमको कुछ गाइडलाइंस की पालन करना है। वो गाइडलाइंस क्या है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट गाइडलाइन विच इज़ गिवन टू अस इज नो व्हाट योर डिजिटल फुटप्रिंट इज। ये क्या होता है इसको समझते हैं। Look at all the social networking sites and forums that you belong to and search your name to know what information about you is available, है ना। तो आप जिस भी सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते हो या जिन्हीं फोरम्स को विजिट करते हो, तो उन पे सर्च करो कि आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है ना। तो उससे पता चलेगा कि हमारा क्या डिजिटल फुटप्रिंट वो लोग स्टोर कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ है, हमें हमारी जो जो साइट्स पर हम लॉगिन करते हैं, हमें उस पर देखना चाहिए कि हमारी क्या इन्फॉर्मेशन वो स्टोर कर रहा है और हम उसको किस तरीके से शो कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ई बिहेव रिस्पॉन्सिबली। तो ये क्या होता है देखो, सो यू शुड बी स्मार्ट एंड सेंसिबल इनफ टू नो विच साइट्स यू आर विजिटिंग, विच ईमेल्स यू आर सेंडिंग और वॉट लिंक्स यू ओपन। Also, make sure to never share your location when online. It is best to wait until you are home to share pictures of an event or activity on social media। ठीक है, हो सकता है कि भैया हम कहीं पर चेक इन किया है, होटल्स में गए हैं और हमने वहीं से वहाँ का चेक इन डाल दिया, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। तो हम अगर कोई लोकेशन की फ़ोटोज़ भी डालना चाहते हैं, तो बी एट होम एंड देन अपलोड दोज फोटोज़ टू बी सेफ। तो यहाँ पर हमको ई बिहेव जो बोलते हैं, जिसको बिहेव तो हम जो नॉर्मली बिहेव करते हैं, ई बिहेव मतलब इंटरनेट पर भी हमको इस तरीके से बहुत अच्छे से हमारा बिहेवियर रखना चाहिए। ये चीज़ हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। Keep your digital footprint clean. Carefully go through your social media handles, past browsing history on YouTube, and other public sites and do the following. Remove any photos, content, and links that may be inappropriate. Remove any details about you that reveal too much information like your phone number, school, college name, address, etc. तो यहाँ पर हमको हमारा डिजिटल फुटप्रिंट क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ज़्यादा डिटेल्स नहीं रखनी चाहिए। अब देखो, डिजिटल फुटप्रिंट तो वैसे अल्टीमेटली इट इज़ गेटिंग स्टोर्ड फॉर, वी कैन से इट्स स्टोर्ड परमानेंटली। बट क्या होता है कि कोई एक बेसिक कंप्यूटर यूज़र अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करे, तो वो सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन देख सके जो आप रिवील करना चाहते हो।
ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन नंबर भी वहाँ दिख रहा है, वहाँ पे आपका स्कूल कॉलेज एड्रेस सब कुछ दिख रहा है। तो ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट अगर सबको दिख रहा है, सो इट मे बी प्रॉब्लम फॉर अस। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारी खुद की सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको विजिबल रखना है, जैसे बोलते हैं ना फेसबुक में आजकल आ गया है, जैसे कि हम पब्लिकली पोस्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ फ्रेंड्स के वॉल पे दिखे, या हमारे हमको कौन रिक्वेस्ट भेज सकता है, सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भेज सकते हैं कि फ्रेंड्स भेज सकते हैं, कि कोई नहीं भेज, कोई भी भेज सकता है या कोई नहीं भेज सकता। तो ऐसी कुछ जो क्या कहना चाहिए कि पॉलिसीज़ रहती हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो रहती हैं उन पे हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। और जो चीज़ हम पब्लिक रख रहे हैं उसको भी ध्यान देना चाहिए कि वो पब्लिकली हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो कितना पब्लिकली रखने लायक है ना। तो इस तरीके से हमको हमारी विजिबिलिटी या हमारी इंफॉर्मेशन को भी ओवर द इंटरनेट कंट्रोल करना चाहिए। इसी से हम हमारे डिजिटल फुटप्रिंट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट है अलाउ कमेंट्स मॉडरेशन, है ना। अलाउ कमेंट्स मॉडरेशन मतलब क्या है, तो सिंस मैनी कमेंट्स ऑन पब्लिक वेबसाइट्स कैन बी पब्लिकली सीन, मॉनिटर एंड मॉडरेट कमेंट्स एसोसिएटेड विथ यू टू मेंटेन अ पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब भी कोई कमेंट करते हैं पब्लिक वेबसाइट्स पर, तो उसको कोई भी देख सकता है, कोई भी उसको मॉनिटर कर सकता है, कोई भी उनके थ्रू आप तक पहुँच सकता है, आपके लिंक्स मिल सकते हैं, और वहाँ पर भी आप जो कमेंट कर रहे हो वो कितना मीनिंगफुल कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सो दैट ऑल थिंग्स ऑल्सो बिलोंग टू आवर डिजिटल फुटप्रिंट ओनली, है ना। कंसिडर यूजिंग द ब्लॉक कमेंट्स फीचर और सेटिंग योर सोशल networking profile to private so that only designated individuals can view your information, है ना। सिर्फ हमको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही या लिमिटेड लोगों के ही कमेंट्स एक्सेप्ट करना है, तो हम लोगों को ब्लॉक कमेंट्स का ऑप्शन फीचर का भी यूज़ करना चाहिए। ठीक। थिंक बिफोर यू पोस्ट, सिक्स्थ पॉइंट है थिंक बिफोर यू पोस्ट। कोई भी चीज़ इंटरनेट पर पोस्ट करने से पहले बी कॉशियस, कि आप लोग किसी भी चीज़ को सोच समझ कर पोस्ट करें। एक बार पोस्ट कर देने के बाद आप लोगों का डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा वहाँ पर रहने वाला है, तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। अब डिजिटल फुटप्रिंट पे क्या क्या चीज़ों की हमको केयर करना है वो देखो, व्हाट टू केयर अबाउट एंड व्हाट टू बी स्मार्ट अबाउट। तो द फर्स्ट वन इज व्हाट यू शेयर ऑनलाइन शुड बी केयरफुल, वी शुड बी केयरफुल विद दैट। वेयर आर यू शेयरिंग दोज इन्फॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर। और विथ whom यू शेयर, ये सारी चीज़ें हमको बहुत केयरफुली डील करनी होती है। बी स्मार्ट अबाउट साइट्स यू विजिट, ईमेल्स यू ओपन, लिंक्स यू क्लिक, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें रखनी ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स। एटिकेट्स मतलब क्या, द वे वी बिहेव, है ना, उसको बोलते हैं एटिकेट्स। तो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन हुई है जिसको बोलते हैं नेटिकेट्स। इंटरनेट पर आपके कैसे एटिकेट्स हैं उसको बोला जाता है नेटिकेट्स, है ना। क्या मैनर्स हैं आपकी ऑनलाइन, क्या मैनर्स हैं ऑनलाइन, आप कैसा बिहेव करते हो, वो सारी चीज़ों को बोला जाता है नेटिकेट्स या तो फिर नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स। ठीक। तो जब कभी इंटरनेट का हम यूज़ करते हैं तो देखो, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर वी कैन यूज़ एनीथिंग, वी कैन से एनीथिंग एंड वी वुड नॉट बी, आवर आइडेंटिटी विल नॉट बी रिवील्ड टू एनीबडी, दैट इज़ नॉट द केस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर अगर आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो आप ये भी समझो कि वो अगर इतना इजीली एक्सेसिबल है तो आप लोगों के कमेंट्स, चैट्स, हिस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें भी इजीली एक्सेसिबल ज़रूर होंगी। ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमको हमारी जो ऑनलाइन मैनर्स हैं उनका बखूबी ध्यान रखना पड़ता है, और वो ऑनलाइन मैनर्स को ही बोला जाता है नेटिकेट्स। ठीक। तो क्या होता है नेटिकेट्स में, कौन कौन सी लाइंस हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिनका हमको पालन करना है, उनके बारे में पढ़ते हैं। Refrain from personal abuse. If you disagree to something, you may express a robust disagreement, but never call them names और थ्रेटन देम विथ पर्सनल वायलेंस, है ना। तो यहाँ पर जब कभी कोई चीज़ हमको लगती है कि वो हमारे बारे में बोली जा रही है ओवर द इंटरनेट, या हमें अब्यूज़ किया जा रहा है, क्या कह सकते हैं कि हमें पॉजिटिवली नहीं लिया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, तो उस समय पर हम लोग उस चीज़ को डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं, बट हमें उस चीज़ का यूज़ करके लोगों को थ्रेटन या कुछ इंटरनेट पर वायलेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है नेवर स्पैम, कभी भी स्पैमिंग मत करो। ठीक है।
तो स्पैमिंग करना आजकल तो बहुत कॉमन है लोगों के। आप कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के अगर वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे देखना स्पैम्स ज़रूर होते हैं कि क्लिक ऑन दिस लिंक, ये आप इतने रुपए जीत जाओगे, आप उतने रुपए जीत जाओगे, इस लिंक पर क्लिक करें, इस लिंक पर ओपन करने के बाद आपके इतने फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और ज़माने की चीज़ें। तो वो स्पैम्स होते हैं। सो वी शुड नॉट स्पैम, है ना, हम लोगों को स्पैम नहीं करना चाहिए, नेवर वी शुड स्पैम, बट यूजुअली पीपल डू। तो वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उनका जब ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो वो हो सकता है साइबर क्राइम के अंदर आ जाएं और उनके ऊपर कुछ भी ऑफेंस, जो भी लीगल ऑफेंस उनके ऊपर लगाया जा सकता है वो उन पे लगा सकते हैं। राइट, क्लियरली एंड कंसाइसली। ठीक है। हमें ऑन द साइट दैट हैज़ मैनी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स अवॉइड यूजिंग स्लैंग दैट मे नॉट अंडरस्टैंड। हमको क्लियरली और कॉन्साइसली लिखना चाहिए, साफ सुथरा और जो समझ सके हर कोई, ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है ऑलवेज पोस्ट करेक्ट कंटेंट इन रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। हमेशा हमें है हमारा करेक्ट कंटेंट को ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में हमको भेजना चाहिए। क्या भरोसा वो कंटेंट कौन पढ़ रहा हो, घर वाले पढ़ रहे हो, टीचर्स पढ़ रहे हो, फ्रेंड्स पढ़ रहे हो, हमारे कोई सिबलिंग्स भाई बहन पढ़ रहे हो। सो कोई भी पोस्ट को सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, ये डिजिटल फुटप्रिंट में या इंटरनेट पर जो एटिकेट्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हो गया। इन अ डिस्कशन फोरम स्टिक टू द टॉपिक। डिस्कशन के अलग अलग फोरम्स होते हैं जिनमें कि किसी ना किसी टॉपिक पर डिस्कशन चलते ही रहता है। तो उन अगर डिस्कशन फोरम पे अगर हम हैं, तो जैसे कि अगर किसी एक टॉपिक की बात चल रही है, जैसे इन्होंने देखो लिख के बताया है कि हेयर केयर का कुछ फोरम है जिसमें हेयर केयर से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, हेयर से रिलेटेड डिस्कशन होते हैं, और आप वहाँ पे फुटबॉल की या क्रिकेट की बात कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें हमारे डिस्कशन पे ही रहना चाहिए और उस डिस्कशन पे ही डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो फोरम इस उसके लिए ही बना हुआ है। ठीक। नेक्स्ट है नेवर एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू योर होमवर्क फॉर यू। अच्छा, ये क्या है, चलो इसको समझते हैं। नेवर आस्क फॉर और एक्सपेक्ट दैट योर कंप्लीट होमवर्क सॉल्यूशन will be made available to you. Also, while asking for help, include details of what attempts you have made to solve the problem. It will save time and also show people that you are making an effort to help yourself. ठीक, हमेशा हमें हमारा काम खुद ही करना चाहिए। हेल्प ले रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है, बट बोल रहे हो कि कंप्लीट काम ही कोई कर दे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमको हमारे अटेम्प्ट्स खुद करना है किसी चीज़ को करने के लिए। इधर इट मे बी कि किसी की हेल्प ले ले, बट वी शुड डू अवर वर्क बाय वाई सेल्स। सेवन पॉइंट, डू नॉट पोस्ट कॉपी राइटेड मटीरियल टू विच यू डू नॉट ओन द राइट्स। लोग, आप लोगों ने देखा है कोई बहुत फेमस अगर यूट्यूबर है तो लोग क्या करते हैं, खुद का चैनल बुला लेते हैं और वही का वही वीडियो वापस से अपलोड कर देते हैं। या कोई वीडियो सॉन्ग है, कोई नया एल्बम आया है, वो गाना है, उसको डाउनलोड कर लेंगे और अपने अकाउंट से फिर से पोस्ट कर देंगे। तो ऐसा आप लोगों के पास कॉपीराइट नहीं है कि आप किसी और के कंटेंट को पूरी तरह से एज इट इज पोस्ट कर दो। अगर वो सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है कि आपने ऐसा कुछ किया है, सो ही कैन टेक एनी लीगल एक्शंस अगेंस्ट यू, एंड वी कैन इवन बी इम्प्रिजन्ड फॉर पर्टिकुलर टाइम, कि जितना बड़ा हमारा क्राइम होगा। तो हमें इस तरीके से कोई भी कॉपीराइट चीज़ों का क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है जिसकी हमको राइट नहीं है। अगर राइट है तो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपके पास राइट नहीं है एंड यू आर इवन शेयरिंग दोज थिंग्स, तो सामने वाला, अगर आप पॉजिटिवली कर रहे हो सो ठीक है, बट हो सकता है पॉजिटिवली भी सामने वाले को नहीं पसंद आए, और अगर आप नेगेटिवली कर रहे हो सो दैट इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक। हाँ, अगर कॉपीराइट मटेरियल्स आपको यूज़ करना है, सबसे पहले तो परमिशन ले लो सामने वाले की। और जो भी आप वीडियो डाल रहे हो या अपलोड कर रहे हो, उसमें प्रॉपर सोर्सेज या कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिख कर दो, ताकि आप लोगों पर कोई एक्शन, लीगल एक्शन ना लिया जा सके। तो ये कुछ एटिकेट्स हैं जो हमको इंटरनेट पर फॉलो करने होता है। अब ईमेल एटिकेट्स भी यहाँ पर कुछ बताए हुए हैं। ईमेल एटिकेट्स क्या होता है, तो देखो, बी कंसाइल्स एंड टू द पॉइंट। हमेशा हम कोई भी चीज़ अगर मेल में लिख रहे हैं तो वो बहुत कंसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए। ठीक है। यूज़ प्रॉपर स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन मार्क। हमें गलत स्पेलिंग, गलत ग्रामर या गलत पंक्चुएशन मार्क एक गलत इंप्रेशन हमारा डाल सकता है सामने वाले मेलर को जिसको हमने भेजा है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर स्पेलिंग, ग्रामर्स और पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना चाहिए। यूज़ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड लेआउट।
Since reading from a screen is more difficult than reading from paper, the structure and layout is very important for email messages. ठीक है, क्योंकि आप कंप्यूटर्स पे भेज रहे हो तो जो भी स्ट्रक्चर है आपके मेल का या जो भी लेआउट है आपके मेल का वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम काफ़ी सिंपल सोबर एक ऐसा लेआउट यूज़ करें जो कि इजी टू रीड हो। ठीक है, तो ये चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए। डो नॉट राइट इन कैपिटल्स, फोर्थ पॉइंट देखो, डो नॉट राइट इन कैपिटल्स। कैपिटल में लिखने का मतलब ये होता है कि आप लोग सामने वाले पे चिल्ला रहे हो या डांट रहे हो। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स में लिखा नहीं जाता है जनरली। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स में लिखना मीन्स यू आर अब्यूजिंग समबडी और यू आर एंग्री विथ समबडी एंड यू आर शाउटिंग एट समबडी, तो इस तरीके का सीम करता है वो, इसलिए हमको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट है ऐड एन ईमेल डिस्क्लेमर। Disclaimer in your internal and external mails can help protect you from liability if you advertently forwarded a virus by email, है ना। तो जब कभी आप कोई फाइल भेज रहे हो किसी को तो वहाँ पर डिस्क्लेमर डाल दो कि ये फाइल मुझे भी फॉरवर्ड होकर आई है एंड फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, मेरे पास जैसी आई थी मैंने वैसी ही आपको फॉरवर्ड कर दी है। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हार्म इफ़ अकर्स ऑन योर पीसी। इस मेल के थ्रू अगर आपको कोई हार्म होता है तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। कोई भी टीवी शो देखते हैं, पिक्चर चालू होती है तो दिखते हैं ना, इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं या जो भी मैसेज आता है तो वो एक डिस्क्लेमर है ना। तो ऐसा डिस्क्लेमर देना भी बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ पॉइंट, हैंडल एब्रीविएशंस एंड इमोटिकन्स विथ केयर। बिजनेस ईमेल्स में तो एब्रीविएशंस और इमोटिकन्स तो इन अप्रोप्रिएट होते हैं, तो बिजनेस डील्स में या बिजनेस चैट्स में तो बिजनेस मेल्स में तो हमको शॉर्टकट्स या जो भी स्माइली फेसेस होते हैं इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। जेंडर इन सेंसिटिविटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेंडर सेंसिटिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर राइटिंग टू अ पर्सन नोन टू यू, योर ईमेल शुड बी जेंडर न्यूट्रल। दैट इज यू शुड केयरफुली नॉट राइट और रिप्लेस द जेंडर्ड नाउन्स विथ जेंडर्ड न्यूट्रल नाउन्स एज शोन विथ सम एग्जाम्पल। देखो, जेंडर्ड नाउन का की बजाय हम लोग जेंडर न्यूट्रल नाउन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन वुमेन की जगह हम पर्सन या इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं वर्ड। मैन काइंड की जगह पीपल, मैन मेड की जगह मशीन मेड या सिंथेटिक, कॉमन मैन की जगह एवरेज या ऑर्डिनरी पर्सन। तो इस तरीके से ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एथिकल इश्यूज, तो एथिकल इश्यूज क्या है चलो देखते हैं। These days we can easily say that our society is information society and our era is information era. As we all know that information is the means to acquire knowledge. In other words, we can say that information forms the intellectual capital for a person or body. However, there are many ethical issues involved with the usage and availability of information. अब यहाँ पर जो भी एथिकल इश्यूज हैं, मतलब हम जो जनरेशन में जी रहे हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जनरेशन है, तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों की सोच पर, लोगों के इमेज पर हम इन चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसीलिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, तो पहला हो सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या होता है इसको समझते हैं। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स और एक होता है प्लेगियारिज्म। तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है। एथिकल इश्यूज़ के अंदर आता है सबसे पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये जो साइड का बॉक्स है हम उसको देखेंगे पहले कि साइड के बॉक्स में क्या दिया हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स ऑफ द ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज्ड, शेयर और distributed. Also, it gives the owner a right to decide the price for doing so, है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मेरी कोई चीज़ है, मैंने किसी चीज़ को बनाया है ना, मेरा उस पर राइट है, तो ये मेरी ही ऊपर डिपेंड करेगा, ओनर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ये इंफॉर्मेशन किस तक जाए, कैसे जाए, कब जाए और कौन दे, है ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर वो मेरा डेटा है तो उस पर पूरा हक मेरा है, राइट मेरी है, तो उस पर मैं डिसाइड करूँगा कि वो कहाँ तक जाए, कैसा जाए। इवन इफ़ आई वांट टू चार्ज देम सम अमाउंट फॉर दैट, सो दैट ऑल्सो आई कैन डू। तो
तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है। ठीक है, अ, आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर, क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को? बिकॉज इट एनकरेजेस इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर एंड न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एज वेल एज इम्प्रूविंग एग्जिस्टेंट एप्लीकेशन। अगर जब आपको पता चलेगा कि आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर कोई बड़ी सी एक कंपनी करोड़ों में खरीद सकती है, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, है ना, और वो आपकी प्रॉपर्टी है तो आपने बनाई है, तो आप जब उसको किसी को उसके बारे में बताओगे तो आप लोग उस पर अमाउंट चार्ज कर सकते हो, आपकी मेहनत का पैसा ले सकते हो, है ना। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इंश्योर्स न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज़ हम किसी से शेयर कर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर है, हम उससे को कैसे शेयर कर रहे हैं। हम चार्ज कर सकते हैं उनको हमारे आइडियाज़ को रीड करने के लिए, तो ऐसा सब जो हम करना चाहिए वो सब भी कर सकते हैं। प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इकोनॉमी, कहीं ना कहीं हम देश की इकोनॉमी में भी इस तरीके से भागीदार हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। अब डिजिटल प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी तो मतलब वो समझते हैं, पर प्रॉपर्टी कैसी है? अब ये डिजिटल संपत्ति है ना, डिजिटल प्रॉपर्टी है। अब डिजिटल संपत्ति मतलब क्या? वो कंप्यूटर्स के फॉर्म में कुछ चीज़ होती होगी जो डिजिटल हमारे पास सेव होती होगी, जिसको हम एक डिजिटल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। तो क्या होता है, तो देखो, डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट्स रिफर टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू और क्रिएटेड बाय यू दैट एग्जिस्ट्स इन डिजिटल फॉर्म। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमने बनाई हो या हमने बनाई हो या हमारे बारे में हो, है ना। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने बनाई हो या हमारे बारे में हो और वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो उसको हम डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स बोलेंगे। अगर हम में से कोई बहुत फेमस है और उसकी इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया शो करता है, तो विकीपीडिया क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, क्या डिटेल्स लिख के दे रहा है, वो उस पर राइट हमारा है। हम उसके ऊपर उनसे बात कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है। तो इसको बोला जाता है डिजिटल प्रॉपर्टी या डिजिटल एसेट। ठीक। डिजिटल प्रॉपर्टीज के कुछ थ्रेट्स या डेंजर्स इन्होंने बताए हुए हैं, और डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ प्रोटेक्शंस बताए हुए हैं कि कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ इतना खास नहीं है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है उतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, प्लेगियरिज्म। अच्छा, प्लेगियरिज्म मतलब हम सिंपली कह सकते हैं चोरी किसी चीज़ की। किसी ने कुछ कंटेंट लिखा, वो कंटेंट मैंने कॉपी किया और मेरी वेबसाइट पे शो कर दिया, तो मैंने क्या कर ली, मैंने उसका कंटेंट चुरा लिया। मैंने उसको कहीं पर ऐसे कर्टसी या ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया, या क्रेडिट्स या ऐसा कुछ कि कंटेंट क्रेडिट, पिक्चर क्रेडिट, ऐसा कुछ मैंने लिख के नहीं दिया। मतलब सीधी सी बात है कि मैं उसको इस चीज़ का मतलब भागीदार ना बनाते हुए उसकी इन्फॉर्मेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको बताए बिना। अल्टीमेटली उसका मतलब तो यही हुआ। तो इसी को कहा जाता है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म मतलब किसी चीज़ को चुराना। रीड करते हैं यहाँ पर, साइड में जो प्लेगियरिज्म की डेफिनेशन दी हुई है उसको देखते हैं। प्लेगियरिज्म इज स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क और रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क विदाउट साइटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी और ने लिखा किसी चीज़ को, आपने उसको आपकी वेबसाइट पे शो कर दिया, अब वो ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि वो आपने लिखा था, जबकि वो आपने नहीं लिखा था। तो इसको कहा जाता है स्टीलिंग या चोरी या प्लेगियरिज्म। ठीक। तो प्लेगियरिज्म मतलब दूसरों के आइडियाज़, दूसरों के तरीके, है ना, उनको, दूसरे के सेंटिमेंट्स, उनको हम अगर खुद का बताकर रिप्रेजेंट करने लग जाएं, है ना, उसको सामने वाले को बताए बिना अगर हम उसको खुद यूज़ करने लग जाएं, तो हम बोलेंगे कि वो प्लेगियरिज्म कर रहा है। ठीक। किस किस चीज़ों को प्लेगियरिज्म में काउंट किया जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, यूजिंग सम अदर ऑथर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ऑथर, है ना। किसी एक बुक में आपने किसी दूसरे ऑथर के किसी कोट को लिख दिया, जैसे कि एज इट इज़ वेल सेड बाय द ऑथर दिस दिस दिस, तो आप अगर उसके कोट को लिख रहे हो सिंपली और उस ऑथर का नाम नहीं लिख रहे हो, सो यू विल बी चार्ज्ड। ठीक। अगला,
using someone else work in incorrect form that intended originally by the audience। किसी का काम जिसको हम उसको जिस तरीके से यूज़ करने के लिए बनाया गया उस तरीके से यूज़ ना करके हम अगर उस डेटा को कुछ गलत तरीके से या इनकरेक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसको भी प्लेगियरिज्म कहा जाता है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। Modifying or lifting someone's production such as music composition etc without attributing it to the creator of the work। ठीक है, कोई भी म्यूज़िक आप अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को आपकी आ, सारी डिटेल्स जो होती है वो आपको सही से डालनी होती है। किसी का कंटेंट आप लेके डाल रहे हो तो वो आपको बताना पड़ता है कि आपने इनसे लिया है। ठीक। अगला पॉइंट, गिविंग इनकरेक्ट और इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ रॉन्गफुल साइटेशन। मतलब कि मैंने इंफॉर्मेशन तो दी है पर गलत इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट डन, हमको ऐसा भी नहीं करना है। नेक्स्ट है फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और एक्नॉलेजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स इन अ कोलैबोरेटिव एफर्ट टू विच यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ। ठीक है, कहीं पर आप लोगों के ग्रुप में ही आप लोग ने किन्हीं चीज़ों को यूज़ किया है इधर उधर और आप लोगों ने वहाँ पर भी क्रेडिट नहीं दिए तो वो भी कहीं ना कहीं प्लेगियरिज्म या किसी चीज़ को स्टील करना ही कहलाता है। हाउ नॉट टू प्लेगियराइज, हाउ नॉट टू प्लेगियराइज ये क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। At most universities put in their student handbook to avoid plagiarism. You must give credit whenever you use। कहाँ कहाँ पर हमको क्रेडिट देना चाहिए, जहाँ पर हम किसी दूसरे पर्सन के आइडिया, ओपिनियन या उसकी थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर हमको उसको क्रेडिट देना ज़रूरी है। कोटेशन ऑफ अनदर पर्सनस एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स, जब हम कोट्स में किसी के वर्ड्स या रिटन वर्ड्स को लिखते हैं तो वहाँ पर हमको उनका नाम, उनका क्रेडिट उनको देना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग प्लेगियरिज्म कर रहे हैं, मतलब हम चोरी कर रहे हैं उनके कंटेंट की, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैराफ्रेज और ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन और रिटन वर्ड्स, है ना। उसी को हम पैराफ्रेज कर दें, कुछ चेंजेस कर दें, कुछ लिख दें तो उसको भी हम लोग प्लेगियरिज्म की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। और ये चीज़ याद रखना, प्लेगियरिज्म इज़ एन ऑफेंस। ठीक है, प्लेगियरिज्म ऑफेंस की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों सिविल और क्रिमिनल चार्जेस आर पनिशेबल ऑफेंसेस एंड अमाउंट टू फाइन एंड पेनल्टीज। कुछ एक कंसेप्ट दिया हुआ है ओपन सोर्स फिलॉसफी। ओपन सोर्स क्या होता है, तो ओपन सोर्स ये तो आप खुद ही भी रीड कर सकते हो। ओपन सोर्स मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो इंटरनेट पर अवेलेबल है जिसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली यूज़ कर सकते हो, फ्रीली उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, फ्रीली उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको आगे सेल आउट कर सकते हो या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको ओपन सोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन सोर्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, ओपन सोर्स कैसे काम करता है, क्या डेफिनेशन होती है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बता रखा है उसके बारे में। इधर कुछ इतना खास नहीं है। यहाँ पर कुछ टर्म्स आती हैं ओएसएस और फ्लॉस। तो यहाँ पर ओएसएस का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एफएलओएसएस का मतलब होता है, ये भी एक तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। यहाँ पर ये फ्री लिबरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्री लिबरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके पास आपको नाम पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो फ्री वेयर और ये सब चीज़ें हमको ऑलरेडी नाम से पता चल रहा है, जो चीज़ इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है उनको फ्री वेयर कहा जाता है। डब्ल्यू थ्री सी का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अब ये क्या है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, इंटरनेट पर कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट पर है तो वो किसी एक नियम कानून का पालन करके इंटरनेट पर आई है। तो कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इन चीज़ों के स्टैंडर्ड्स को सेट करता है उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, नीचे बॉक्स दिया हुआ है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नाम से पता चल रहा है। प्रोप्राइटरी मतलब ये जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का आप कह सकते हो जिसका उस पर हक होता है, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। कोई कंपनी ने बनाया कोई सॉफ्टवेयर उसके नाम से तो उस पर कॉपीराइट या ट्रेडमार्क का सिंबल लगा सकता है और उसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहेंगे। उस पर उसका हक है, वो उस पर पैसा लेना चाहे तो पैसा ले सकता है, फ्रीली प्रोवाइड करना चाहे 30 दिन के लिए तो फ्रीली प्रोवाइड कर सकता है,
या पहले दिन से पैसा लेना चाहे तो पहले दिन से भी पैसा ले सकता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक। और भी कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, शेयरवेयर और कॉपी लेफ्टेड, इनको एक बार आप रीड करना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉपीराइट एंड अदर लाइसेंसेस। ये कॉपीराइट और अदर लाइसेंसेस, इसको मुझे लगता है कि अब हमको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इस चैप्टर में जो बची हुई हैं। फिर हम आएंगे साइबर क्राइम पर, स्पूफिंग, फिशिंग और ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक है, बहुत बेसिक सी टर्म्स हैं, इनको हम देख लेंगे। मुझे लगता है कि जितना कंटेंट बचा है उस हिसाब से 2 और क्लासेस हमको लगेंगी इसको समझने के लिए। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक फॉर टुडेज़ क्लास दिस इज़ इट। अगर मैं एक ही वीडियो में बनाता हूँ तो बेटा काफ़ी बड़ा हो जाएगा वो, और इट विल बी ऑफ अराउंड 1.5 और 2 आवर्स, तो वो काफ़ी बड़ा कंटेंट हो जाएगा। हम इसको टुकड़े टुकड़े में ही कर लेंगे, लगेगा तो मैं कल भी एक पार्ट बनाकर डाल दूंगा, चाहे क्लासेस हों या नहीं हो, चाहे स्कूल में क्लासेस हों ऑफलाइन क्लासेस हो, फिर भी अपन बना के वीडियो में अपलोड कर दूंगा ताकि ये चैप्टर साथ साथ में आप लोगों का चलता रहे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे। Thank you so much. See you in the next class.